नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। बात करेंगे विकास, राजनीति और वोट को लेकर। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धामपुर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के नगीना का और देश का आप भाग्य तय करने वाले हैं। जब सही नेतृत्व, सही पार्टी, सही नेता सही स्थान पर बैठता है तो देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा देता है, लेकिन जब गलत चयन होता है तो मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब 10 से 15 वर्ष पहले मैं यहाँ एक चुनाव में आया था, तब गांव में बिजली नहीं थी। सौर ऊर्जा की लाइट को लेकर मुझे रात को घुमाया जा रहा था। आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के परिश्रम से ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने युवाओं को छलावा दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में संकटों पर जवाब देने के लिए भी कहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले उन पर हमला बोला और राज्य के प्रमुख मुद्दों पर उनसे सवाल किए। जयराम रमेश ने एक पोस्ट में कहा, आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में है, एक ऐसा राज्य जहां युवाओं को बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने धोखा दे दिया है। शायद प्रधानमंत्री अपने कुछ समय का उपयोग यूपी के युवाओं की समस्याओं का जवाब देने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि वो अगले 3-4 वर्षों में राज्य में 2 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेंगे। जयराम रमेश ने कहा, याद रखिए कि यह वही वादा है जो प्रधानमंत्री ने कार्यालय में आने से पहले 2014 में किया था। हम जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। वर्षों की रिकॉर्ड बेरोजगारी और धीमी वृद्धि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने पिछले दशक में क्या क्या किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री के अनुचर अब वही वादे क्यों कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने में प्रधानमंत्री विफल रहे हैं। कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी को लेकर भी उन्होंने बात की। कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी में 30 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती और सभी पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों के लिए 1 साल की प्रशिक्षुता की गारंटी शामिल है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने पूछा, उत्तर प्रदेश और भारत के रिकॉर्ड बेरोजगारी संकट को हल करने के लिए बीजेपी का दृष्टिकोण क्या है। उन्होंने ये भी कहा, मोदी सरकार के शासनकाल में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के 43 से अधिक पेपर लीक हो गए हैं, जिससे कम से कम 2 करोड़ उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा, हाल ही में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए 60 लाख आवेदकों का भविष्य अंधकार में हो गया है, जब पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये भारत के युवाओं की आशाएं हैं और सपने हैं जो अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने कहा, अपनी युवा न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस मजबूत कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पेपर लीक को रोकने के लिए संस्थानों और सर्वोत्तम प्रथाओं को डिजाइन करेगा। तो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीएए का विरोध कर रही हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने युवाओं को सिर्फ धोखा देने का कार्य किया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी जहां
कांग्रेस और सपा पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस और सपा भी एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और इस चुनाव में यूपी के परीक्षा लीक के मुद्दे, चुनावी बॉन्ड और मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मोदी की गारंटी पर क्या भारी पड़ेगी राहुल और अखिलेश की जोड़ी, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शांत प्रकाश जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पूजा जी। शांत प्रकाश जी, कांग्रेस कह रही है कि यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने युवाओं को सिर्फ धोखा देने का कार्य किया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो इसी को लेकर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरे हुए हैं, सही मायने में अगर आप बात करें, समाजवादी पार्टी का जो शासन है या कांग्रेस का जो शासन रहा, उसमें हमने सिवाय दंगों के उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं देखा। इसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर हम गड्ढों में सड़कें ढूंढा करते थे। हालत ये थी कि कहीं पर भी मजबूत सड़कें या पक्की सड़कें देखने को नहीं मिलती थी। ग्रामीण क्षेत्र में तो सड़कों का कहीं नामो निशान ही नहीं हुआ करता था। और रही बात बिजली की, तो बिजली की जो तारें हैं वो कपड़े सुखाने के काम आया करते, जिसमें आज 24 घंटे बिजली दौड़ रही है। तो सही मायने में छप्पर में लोग किस तरीके से मजबूरी में रहने के लिए मजबूर हुआ करते थे, खेतों में शौच के लिए जाना उनकी एक मजबूरी हुआ करती थी। आज उन सब चीजों से जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश जो है मुक्त है। किसी प्रकार की कहीं कोई भी तरह जो घटनाएं, जो जिस प्रकार का जो हालत थी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उससे मुक्ति है। आज बहुत बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन जो है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है और लोग जो है वाकई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कितना बुरा हाल था पहले कि आप ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, शांत प्रकाश जी कह रहे हैं, पूजा मिश्रा जी, कि आज के समय में हमारी सरकार में लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपकी सरकार के समय अगर कुछ हुआ तो दंगे हुए, सड़कों पर सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, बिजली आपके समय में कभी आती नहीं थी। बिजली के तार जरूर लगे हुए थे, लेकिन उस पर घर की महिलाएं कपड़े सुखाने का कार्य किया करती थी। नमस्कार ऋषि जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार मेरा। बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे थे कि जो है सड़कों पे गड्ढे ही दिखते थे। जितनी बातें इन्होंने कही हुई है, मुझे लगता है कि ये जाके फिर से घूम ले, पर उत्तर प्रदेश घूमने, शायद घूमा नहीं इन्होंने, गांव में गए नहीं है। गर्मी आ गई हुई है, शहरों में बिजली कट रही। मैं यही रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ, इलाहाबाद में ही रहती हूँ। तो शहरों में बिजली कट रहे हैं, गाँव में आती नहीं। जैसे गर्मी आ गई हुई है, अब जब से सरकार ने इनकी बिल्कुल बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मुझे से कहना बहुत आसान होता है कि जो है हम बिजली आपूर्ति कर ले रहे हैं। और सड़कें आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा। हम लोग ये नहीं बताते हैं कि जो है कितने डिस्टेंस है कि आप इतने समय में पहुंचेंगे। हम रास्ता खराब होता है तो हम बता घंटों में बताते हैं समय। जैसे पहाड़ों पे होता है ना, किलोमीटर में नहीं बताते कि आपको यहाँ जाने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि रास्ते इतने खराब होते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में हो गया हुआ है कि हम बताते हैं कि आपको किलोमीटर नहीं बताएंगे, 30 किलोमीटर है, हम बताते हैं आपको यहाँ 30 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। ऐसे रास्ते हो रखे हुए हैं। आप कभी आइए तो आपको पता चलेगा कि जो है क्या रास्ते हो रखे हुए हैं। उसके आगे नौकरी की बात कर रहे हैं, और नौकरी की बात आप कर ही नहीं सकते हैं। 2 महीने में 6 पेपर लीक होना, और जो है 73,000 जो है सहायक अध्यापक की भर्ती खाली है। वो आंदोलन करते हैं कि भर्ती आप कराइए, आप जो सीटें खाली है आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं उनमें या भर्ती नहीं करा रहे हैं। क्राइम की बात कर रहे हैं, आपके जो है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो है थाने पे रो रही थी, उनका रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था। किस मुंह से बात कर रहे हैं? जौनपुर में आपके ही पार्टी के नेता का दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उस पर चर्चा ही नहीं करते। आप क्राइम को छुपाना चाहते हैं, पर एनसीआर की रिपोर्ट बताती है कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है। पूरे देश का 1/3 क्राइम सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
और ठीक है। आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। आपने भी कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आप कह रही हैं कि क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मंच से जो रैलियां हो रही हैं, जो जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, राकेश सिंह यादव जी, वहां तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री पहुंचकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को उत्तम प्रदेश नहीं बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश बना दिया है। बेरोजगारी का ऐसा समूह बना दिया है जो पूरे देश पर थोप दिया है। वहाँ के जो युवा हैं पूरे देश में भटक रहे हैं नौकरी के लिए, चाहे अन्य प्रदेशों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, वहां से वापस यूपी आ जाते हैं। ये इनका सुशासन है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी चश्मा लगा रखा है, तो उनको हरा ही हरा नजर आता है। उनको ऐसा लगने लग गया कि 14 के बाद ही सब कुछ हुआ। रेल भी 14 के बाद आई है, रोड भी 14 के बाद बनी है, बिजली के तार भी 14 के बाद बने हैं। मुझे इन्होंने पूरा जीवन जिया होगा इनका जिस भी प्रदेश में, तो ये ट्रेन में भी बैठे होंगे, उन्होंने बिजली के तार से बिजली भी ली होगी, टीवी भी देखा होगा, और अब फोन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब किसकी देन है? इस देश में सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही? तो जरा अगर ये चश्मे को उतार के इतिहास पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि इस देश को जोड़ने का काम किसने किया है। अगर देश को तोड़ने का काम शुरू से होता तो आज भारत के कई टुकड़े हो चुके होते, जो कोशिश लगातार अभी भाजपा करती आई है। ये दंगे की बात कर रहे थे, अभी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दंगा तो मणिपुर में देखा है जो आपके शासन में हुआ, उसके पहले गुजरात देखा है जो आपके शासन में हुआ, उसके बाद राम मंदिर का दंगा देखा है जो आपके शासन में हुआ, आपके लोगों द्वारा हुआ। तो ये इससे बड़े मणिपुर को लेकर तो मैंने, ठीक है राकेश सिंह यादव जी, मणिपुर को लेकर तो मैंने कल आपके साथ डिबेट भी की थी और शांत प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी आपने राम मुद्दा उठाया और हर मंच से बीजेपी राम के नाम पर वोट बटोरती हुई नजर आ रही है और विपक्ष को इसी मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इंडी गठबंधन को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 9 साल में ये नहीं बता सकते कि हमने विकास में क्या काम किया, कितनी नौकरियां दी हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों के लिए हमने बिजनेस स्थापित करा, व्यापार स्थापित करा। वो कुछ भी नहीं है। आपके पास एजेंडे में सिर्फ राम मंदिर पे बार बार आ जाते हैं कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम किया जाए, भगवान राम के नाम पर वोट मांगे जाए। आपने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, देश भी सब खुश है। अब क्या समस्या, आप ये बताइएगा आपने किया ठीक है शांत प्रकाश जी, आप ये बताइए, ठीक है आप राम के नाम पर, ठीक है सर मैं सवाल कर लेती हूँ, सर आप राम के नाम पर मंच पर जाकर वोट मांग रहे हैं, आप मांगिए, आपका हक है। आप अपने कार्यों की जो उपलब्धि है उसको बता रहे हैं, बखान कर रहे हैं, आपका हक है, आप अपनी उपलब्धियों को बताइए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राम के नाम से नफरत करती हैं? ये आपको कैसे पता है कि ये लोग राम को नहीं मानते हैं? आप किसी के घर में जाते हैं क्या? उनका जो पूजा पाठ है, जो उसकी पद्धति है, वो किस तरीके से भगवान की आराधना करते हैं, क्या आप घर घर जाकर देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उस वक्त में आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या यूं समझ लो कि जो इंडिया अलायंस जो है उसका मूड आपने देख लिया, किस तरीके से इन्होंने उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ठीक है, अगर यदि आपको वहां नहीं आना था तो आप कम से कम उसका बहिष्कार तो न करते। प्रभु राम पर आपने टीका टिप्पणी करके देश के तमाम जो सनातनी है बहिष्कार मोदी जी के कार्यक्रम का था, भाजपा के कार्यक्रम का था, भगवान श्री राम का नहीं था। परगलाए ना जनता को, मोदी जी का बहिष्कार करा था। वो कार्यक्रम ये भगवान राम जी का नहीं था, कार्यक्रम श्री राम का था, भाजपा के प्रोग्राम का बहिष्कार था, वो कार्यक्रम श्री राम का था। और उस कार्यक्रम में ठीक है ना, लेकिन एक बात बताइए ना शांत प्रकाश जी, चलिए ठीक है उस समय नहीं गए ना, कभी भी जा सकते हैं भगवान के दरबार में शीश झुकाने के लिए। क्या कोई समय निर्धारित होता है? आप ये बताइए। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि राम से नफरत है? दोषारोपण नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरीके से जिस वक्त में ये राम मंदिर का मसला कोर्ट में चल रहा था तो 27 वकील जो है
कांग्रेस के खड़े हुआ करते थे। इसको क्या कांग्रेस के कहेंगे वकील कि खड़े वो होते थे, राम मंदिर के वकीलात पक्ष में पार्टी थे, होते हैं, वो सब लोग जो है बीजेपी के वकील भी आप थे, किस लिए विरोध वकील कर अपने रहे पैसे पे काम थे? करते हैं। आपको मालूम नहीं क्यों झूठ आपने बोल रहे क्या जनता के सामने? एफिडेविट दिया था आप कौन जिस होते हैं वक्त ये आपकी बोलने वाले सरकार कि थी? हमें आपने मंदिर क्या तक कहा जाना था कि है? राम कौन काल्पनिक होते है? हैं बीजेपी के प्रोग्राम में बुलाने आप वाले? राम को कौन होते हैं काल्पनिक बना प्रधानमंत्री रहे वहां हैं जाके पूरे देश को ये और बोले कि आज जो प्रोग्राम हम है कर रहे हैं। आप जो है भगवान राम आप पक्षबंदी का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम जिनको अरे लेके कोर्ट आए पर चलिए ठीक है, मैं मैं जरा पूजा मिश्रा जी का भी रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ डिबेट में बैठी हुई है काफी देर से। ठीक है सर, वापस से आऊंगी आप लोगों के पास। बीजेपी लगातार राम के नाम पर पूजा मिश्रा जी वोट मांग रही है। मंदिर तो महादेव का अखिलेश भैया भी बनवा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं मंच पर जा रहे हैं? आप क्यों महादेव के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि जो है आस्था इंसान का पर्सनल विषय है, वो किस ईश्वर को, हमारे जो है सनातन में कहते हैं कि आप चाहे तो भगवान को दोस्त मान लीजिए, आप चाहे भगवान को पिता मान लीजिए, आपकी जो इच्छा है आप ईश्वर से अपना संबंध बना सकते हैं। और जहाँ तक बात रही, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर राम मंदिर ना जाने से ही कंफर्म होता है कि सनातनी है कि नहीं, धर्म को मानते नहीं, फिर तो 4 शंकराचार्य भी नहीं गए। अब बताइए, जिनको धर्म गुरु बनाया गया हुआ है, जो सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं, वो नहीं गए। आप क्या इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि वो भी नहीं मानते राम जी को। राम जी ने जो है वही जो राम रखी रखा, ये आखिरी बार है कि राम के नाम पे ये वोट मांग सकते हैं। राम जी की इच्छा नहीं थी कि भाजपा बहुत अच्छे कर लिया था, नहीं पाप का घड़ा बढ़ गया हुआ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया, बस ये आखिरी बार है कि मान सकते हैं कि जो है राम के नाम पे, राम जी नहीं चाहते उनके नाम पे जो राजनीति की जाए, इसलिए राम मंदिर बना हुआ है। और दूसरी बात ये, भाजपा पूरे 10 साल कोई कार्य नहीं किया हुआ है, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? ये उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो स्कूल में पूरे साल पढ़ाई नहीं करता, उसके बाद में जब एग्जाम आ जाता है तो फिर भगवान बचा लो, अब जो है हम पूजा करेंगे, किसी भी तरीके से चमत्कार हो जाए, इसी चमत्कार की इच्छा में ये कर रहे हैं। और ये कहना कि जो है ईश्वर के साथ हमारी आस्था है कि नहीं है, ये इनके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं। फिर तो शंकराचार्य क्यों नहीं गए? अगर इतना ही था, आपको क्या लगता है हिंदू धर्म गुरु जो 4 हमारे बने हुए हैं, जिनको इतनी जो है ज्ञान है, वो क्यों नहीं गए आपके यहाँ पे? जो भी विरोध हुआ, विरोध तो पहली बात तो हुआ नहीं, ईश्वर राम का कोई विरोध कर नहीं सकता है, उनका विरोध हुआ ही नहीं। और आप अपने आप को कितना बड़ा मान रहे हैं, आप ईश्वर को भी बड़ा मान रहे हैं, आप ईश्वर को लेके आएंगे, बड़ा विडम्बना है, इस पे कहने की इच्छा ही नहीं करती है। आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मंच पर जाके शिव जी के नाम पे जो है वोट नहीं मांग रही, क्योंकि हम कार्यों को मांगते हैं ना, हमने कार्य किया हुआ है, हम विपक्ष में रहते हुए विपक्ष के वाल कार्य, वरना ये जो जितने पुलिस बिल्कुल, और बात भी सही है। अगर कोई ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो उसको शो करने की जरूरत नहीं होती है। सबके मन में भगवान रमे हुए हैं, सबके मन में भगवान बसे हुए हैं, और हर किसी का पूजा करने का तरीका अपना अपना होता है। तो आप ऐसे में सवाल नहीं उठा सकते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आए और आपने पूजा क्यों नहीं की। अगर पूजा करेंगे तो सर आपको दिखाकर तो नहीं करेंगे ना। हो सकता है कि ये लोग आपसे भी बड़े राम भक्त हों, लेकिन पूजा इस तरीके से दिखाकर नहीं की जाती है। बहरहाल मैं दूसरे विषय पर भी यहाँ पर आऊंगी पूजा मिश्रा जी, क्योंकि चुनावी रैलियां लगातार इस दौरान चल रही हैं और आप लोगों की रैली तो अभी तक हालांकि नजर नहीं आ रही है, क्योंकि खबरों में जरूर है कि संयुक्त रैली कांग्रेस और इसके साथ सपा करने वाली है। लेकिन ये रैली होगी कब? क्योंकि 19 तारीख को तो चुनाव होने वाला है, अभी तो मैनिफेस्टो भी जारी नहीं हुआ, खबर है कि आज जारी होगा सपा का। समाजवादी पार्टी ने जनता मांग करके अपना मैनिफेस्टो निकाला हुआ था। निकाला क्या हुआ तो एक नंबर जारी किया था, जिसमें ऐसा था कि आप व्हाट्सएप करके, जनता हमें व्हाट्सएप करके, समाजवादी पार्टी को व्हाट्सएप करके बता सकती है कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं। वो सारे जो मैसेज आ रखे हुए, अब उनपे जो है मंथन होने के बाद में तब जाके अब मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी निकालेगी। और जहां तक बात रही प्रचार की या रैली की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कन्नौज में भी सभा की थी, बदायूं में भी सभा की हुई थी और सभाएं चल रही हैं। हाँ, ये कह लीजिए कि इस तरीके से ढिढोरा नहीं पीट रहे, प्रधानमंत्री नहीं है ना, हम मुख्यमंत्री नहीं, विपक्ष हैं, तो उस तरीके से नहीं दिख पा रहा है। हाँ, जब अभी ये हमारा मैनिफेस्टो आ जा रहा है, वो शीर्ष नेतृत्व पूरा डिसीजन ले रखा हुआ है। हमें लगता है कि ईद के बाद से ही संयुक्त रैलियां जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के नेता जितने भी हैं और राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, सब जो है मिलके रैलियां करेंगे चुनाव प्रचार में बिल्कुल जोर शोर से। संयुक्त रैली को लेकर अभी जो तिथि है वो हालांकि घोषित नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस और सपा की संयुक्त रैली होगी। लेकिन क्या कारण है राकेश सिंह यादव जी की अभी भी कई सीटें ऐसी हैं, सपा ने तो आपको 17 सीटें दी हैं, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर
अभी तक आपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सर कब करेंगे? चुनाव तो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। नहीं, देखिए, सीटों की जो घोषणा होती है वो सबसे सलाह मशवरा होने के बाद ये देखा जाता है कि कौन सा उम्मीदवार वहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ सकता है। बहुत बार हो सकता है कि ये तय करने में कुछ देरी इसलिए होती है कि एक से अधिक उम्मीदवार वहाँ दावेदार होते हैं। तो इन सब चीजों का मंथन करने के बाद और जब दिल्ली में मीटिंग होती है, सब तय होता है कि किसको टिकट देना, उसके बाद घोषणा होती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और संभवतः 1-2 दिन में सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी सीटें घोषित हो जाएंगी। क्योंकि सर देखिए, समय तो अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है और ऐसे में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की तो लगातार आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन जब उम्मीदवारों की घोषणा ही नहीं होगी तो ऐसे में वो कैसे प्रचार करेंगे? क्योंकि अभी तक तो लोगों हर सीट पे जहाँ समय अलग अलग चरणों में चुनाव है, चरणों के हिसाब से उम्मीदवार समय सीमा में घोषित हो जाएंगे। और जहाँ तक सीटें जीतने का सवाल है तो वो तो पूरी सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। नतीजा तो 4 जून को आएगा, उस समय स्पष्ट होगा कि क्या नतीजा है। लेकिन किसी भी सीट पर कोई कसर बाकी ना तो इंडिया गठबंधन रखेगा ना उनके सदस्य रखेंगे। चलिए ठीक है, ये तो सर जनता तय करेगी कि जनता किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास करती है। लेकिन विश्वास भी तो तभी करेगी जब आप मंचों से नजर आएंगे, जब आप मंचों से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इसमें आप लोग अभी तक पीछे चल रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा जी, अंतिम सवाल पूजा मिश्रा जी, और टिप्पणी भी इस पर आपसे लेना चाहूंगी। आपकी पार्टी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा कह रहे थे कि पहले यूपी का मतलब होता था यू मतलब उत्पीड़न, पी मतलब पक्षपात। आज यूपी का मतलब है यू मतलब उम्मीद और पी मतलब प्रगति। आपकी जो सरकार है वो सिर्फ एक जाति की थी। जो विशु जी, इनका इल्जाम हर सरकार के ऊपर लगता है। ये शायद भूल गए कि यहीं पे जो है आयोग के सामने 2023 में भी बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है और ये इल्जाम लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है कि सिर्फ एक पक्ष को जो है देखा जा रहा है। और हम आप समझ रही हैं मैं किस पक्ष की बात कर रही हूँ, जो छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। तो ये इल्जाम लगाना आसान होता है, पर छात्र जानते हैं, आंकड़े जानते हैं और छात्र इनको जवाब देगा। ये जो छात्र सड़कों पे बैठे रहे हैं, जिनकी जो है 60 लाख जो पुलिस भर्ती में है, जो आरओ में है, जिनको आपने लाठियां मार मार के भगाया, ये सब जवाब देंगे। जो 69,000, 73,000 ये सारे जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? ये कितने परेशान है? ये जो अग्निवीर आपने बनाया हो ना, जिनके यहाँ दिवाली भी नहीं मनाई जाती है, आपने एक सारे इंटरव्यू देखा होगा एक अग्निवीर का, वो कह रहा था कि इनको दिवाली बोनस नहीं देते। क्यों अग्निवीर के यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती? आपने क्या व्यवस्था ला दिया हुआ है? आप तो चाह रहे कि चलिए मैं इस पर जवाब जरूर लेती मैं इस पर शांत प्रकाश जाटव जी से, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।